जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और एक बार एक मुस्कुराहट आप सब लोगों की पहुंचनी चाहिए कि हाँ, आप सब एकदम से अच्छे हैं और सच में अच्छे हैं। अर्जुन कुमार, रोशन, मोहित, सचिन, हर्ष, विक्की, लखन राय, गुरप्रीत, आफरीन, नवीन सर का जूता, आकाश पांडे, रामू, सुमित, साहित्य, मोनू, स्मृति, नवीन सर का तौलिया, डिफेंस, अर्पित राज, प्रजापति, अंकित, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड राउंड के सेमीफाइनल सेट पर। यानी कल हम दूसरे राउंड को पूरा कर जाएंगे, यानी 20 सेट हम कर चुके होंगे और उसके बाद में एक फाइनल सेट होगा। उम्मीद करूंगा आप पिछले सेट का एक अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। एक बार थम्स अप करके बताएं कि कौन कौन साथी लाइव जुड़े थे और अब तक वो मेरे साथ हो चुके हैं या बाद में भी ज्वाइन किया था और पिछले सेट कवर करते हुए अब लाइव पर चल रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप साथ साथ चलते रहें दोस्त, और अगर पीछे कुछ छोटा हुआ है तो उसको कवर करते हुए चले, यानी आप अपने साथ चल रहे हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले दोस्त आप मुझे प्रैक्टिस सेट 18 के 5 क्वेश्चन के जवाब देंगे। उम्मीद करूंगा आपका स्कोर 5/5 आएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कटास राज मंदिर किस देश में स्थित है? यानी भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? 5 AM क्लब पुस्तक किसने लिखी है? ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्षों का होता है, या लिमिट कितनी होती है कि यहाँ तक होता है? और कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में? ठीक है आपका। तो कटासराज मंदिर आप क्या बोलेंगे भैया? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है कटासराज मंदिर। 5 AM क्लब, ये आपका रोबिन शर्मा की बुक है। किसकी? रोबिन शर्मा की बुक है। बहुत अच्छे राइटर हैं। और ड्री उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव कहाँ का है दोस्त? आपका अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपका 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक, जो पहले हो उसका उस तक उसका पद बना रहता है। ठीक है। कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर होगा दोस्त 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। और मैंने इसकी टाइमिंग बताई थी 30-5-20। और महिलाओं के लिए 15-5-15। वो याद है ना आपको? एक बार स्कोर दिखाएंगे शिवम सारे दोस्तों का, बताएंगे भैया। स्कोर है नवीन भैया 33-3-3 स्कोर। बाबूलाल चौहान 3 स्कोर है। अवनीश कुमार 4 स्कोर है। यतेंद्र गुजर 5 स्कोर है। और डुग्गा का 4 स्कोर है। आज ज्यादा बच्चों का स्कोर 4 आ रहा है। 4 मतलब कौन सा क्वेश्चन छूट गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शायद आपसे छोटा होगा, है ना? दीपक कुमार 2 स्कोर है, बहुत कम स्कोर है साथी, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। लिखिन राजपूत जी 2 स्कोर है। ऋतु 5 स्कोर पर है आपका। रागिनी 5 स्कोर पर है। वेरी गुड दीपू, आपका 5 स्कोर पर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे से मित्र नोट्स बनाना और ये फोटो आप पहचानने का प्रयास करें, यही आपका आंसर है। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इनको आप पहचान पाते हैं या नहीं, बड़ी बात होगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में आई के गुजराल, अब नाम पढ़ के पहचान लिए होंगे। आई के गुजराल निम्न में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, माई टाइम्स, फ्रॉम कॉरिडोर्स ऑफ पावर और लिविंग हिस्ट्री। तो आप कहेंगे मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इनकी पुस्तक है। माई टाइम्स की अगर बात करेंगे दोस्त, बहुत पूछी जाती है। जेबी कृपलानी की बुक है। किनकी है? जेबी कृपलानी की बुक है, कभी भी गलती नहीं करनी। फ्रॉम कॉरिडोर्स ऑफ पावर डोंट नो। लिविंग हिस्ट्री ये दोस्त आपका हिलेरी क्लिंटन की है। किसकी? हिलेरी क्लिंटन का संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। हिलेरी क्लिंटन का संबंध किस देश से है? तो आप कहेंगे यूएसए से है इनका। और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की पुस्तक दोस्त बताने जा रहा हूँ, आप लोग बताना। इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री ने लिखी है? क्या बोलेंगे? इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री की बुक है? क्या बोलेंगे? ये पीएम बुक्स हैं जो भारत के प्रधानमंत्रियों ने लिखी हैं। और एसएससी बार बार पूछता है इंडियाज फ्रीडम, मुझको आप बताइए कि किसकी पुस्तक है इंडियाज फ्रीडम। माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? माई ट्रूथ। और साथ में अगर मैं बात करूं आपसे, इटरनल इंडिया ये किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लिखी है? इटरनल इंडिया किसकी है आपका? तीसरा आप मुझे बताइए, द ई इनसाइडर किसकी है? क्या बोलोगे? द इनसाइडर बुक भारत के किस प्रधानमंत्री की है? द इनसाइडर, मेरी जेल डायरी ये किसकी पुस्तक है?
मेरी जेल डायरी इस बार 2023 सीपीओ में भी पूछा गया, मेरी जेल डायरी किसने लिखी है, यानी किस प्रधानमंत्री ने लिखी है। आप बताइए चेंजिंग इंडिया, क्या बोलोगे, चेंजिंग इंडिया ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की बुक है, चेंजिंग इंडिया। और आप मुझे बताओ दोस्त, एवरी टाइम आई वेक अप, क्या बोलोगे, एवरी टाइम आई वेक अप ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की, किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है, एवरी टाइम आई वेक अप। और साथ में आप मुझे बताइए साक्षी भाव किसकी पुस्तक है, साक्षी भाव किसकी पुस्तक है, अबोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है, अबोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है। फिर आप मुझे बताएं अबोर्ड ऑफ लव के बाद में आपका सोशल हार्मोनी किसकी बुक है, सोशल हार्मोनी ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है। प्रेम तीर्थ, आपका प्रेम तीर्थ किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर्स किस प्रधानमंत्री की बुक है, क्या बोलोगे, एग्जाम वॉरियर्स किस प्रधानमंत्री की बुक है, बताना है भैया। तो क्या बोलेंगे, इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री ने लिखी है, तो हमारा आंसर आना चाहिए भैया, क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किन्होंने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। माई ट्रूथ ये किसकी पुस्तक है, और इटर्नल इंडिया ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। और अगर मैं बात करूं द इनसाइडर ये पुस्तक किसकी है, तो पीवी नरसिम्हा राव आपका आंसर आना चाहिए। कौन, पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने द इनसाइडर को लिखा। मेरी जेल डायरी ये चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की बुक है, किनकी, मनमोहन सिंह जी की बुक है। और एवरी टाइम आई वेक अप ये किसकी पुस्तक है, वीपी सिंह की बुक है, क्या बोलोगे, वीपी सिंह की बुक है। और शायद ये चारों पुस्तक या पांचों पुस्तक आप जानते होंगे, साक्षी भाव, अबोर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, प्रेम तीर्थ और एग्जाम वॉरियर, ये पांचों किताबें किसकी हैं दोस्त, भारत के हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। किनकी, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। और गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर, दोनों बातें अलग अलग हैं। आपका महाबलीपुरम का रथ मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर, दोनों के दोनों मुझे बताइए ये आपका किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है, किस प्रकार के मंदिर में ये आएंगे, क्या कहेंगे जी। तो एलोरा का कैलाश मंदिर ये क्या है, चट्टानों को काट करके बनाया गया, रॉक कट है। जो चट्टानों को काट करके बनाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, रॉक कट टेम्पल कहते हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इनको बनवाया आपका राष्ट्रकूटों ने, क्या बोलोगे, राष्ट्रकूट शासक इसके निर्माणकर्ता थे। और जिसमें कि नाम आता है आपका किसका, कृष्ण प्रथम का, किसका, कृष्ण प्रथम का। इस मंदिर की शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लव चालुक्य शैली में ये बना हुआ है, पल्लव चालुक्य शैली में बना हुआ है। और किस भगवान जी को समर्पित है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इन्हीं शासकों ने इस मंदिर की खुदाई भी करवाई थी। तो क्या बोलेंगे भैया, कृष्ण प्रथम है और पल्लव चालुक्य शैली में बना हुआ है। मुझे बताइए महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में है। जैसे एलोरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये आप कहोगे महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर है जी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के उत्तर, सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ भैया तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और इनका जो निर्माण कराया दोस्त वो किसने कराया, क्या बोलोगे, इनका निर्माण कराया भैया पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्या बोलोगे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण कराया था। और याद रख लेना किस मछली के जैसा, तो बोलना व्हेल मछली का डिजाइन है। किस मंदिर पर व्हेल मछली का डिजाइन है दोस्त आपका, तो आप कहेंगे इसी मंदिर पर, महाबलीपुरम पर है। इसी को हम तट मंदिर, क्या बोलेंगे, तट मंदिर या सौर मंदिर भी कहते हैं, तट मंदिर या सौर मंदिर भी कहते हैं, ये याद रखना है। क्या बोलते हैं, तट मंदिर या सौर मंदिर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि महाभारत के जो रथ मंदिर हैं, महाभारत के जो रथ मंदिर हैं वो भी किसको, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को कहा जाता है। कभी गलती भाई मत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है, किससे तलवारबाजी से है आपका, जो एक शॉर्ट्स वुमेन है हमारे देश की, तो नवजीत सिंह कौर ढिल्लो है, क्या बोलेंगे, नवजीत सिंह कौर ढिल्लो है, या पारुल चौधरी है, या हिमा दास है, या CA भवानी देवी है। तो क्या बोलोगे, नवजीत कौर ढिल्लो ये डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई है, किससे, डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई है।
पारुल चौधरी एक एथलीट हैं। पारुल चौधरी बहुत चर्चा में रही थी, अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड जीती थी पारुल चौधरी, आप बताएं। तो एशियन गेम्स में इनका गोल्ड आया था 5000 मीटर दौड़ में, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें? एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में आपका 5000 मीटर में गोल्ड जीतने वाली महिला कौन है? क्या बोलोगे? वो आपका पारुल चौधरी है। हिमा दास हम सब जानते हैं कि भैया ये एथलीट है। कौन है? एथलीट है आपका। और सी ए भवानी देवी ये तलवारबाजी से जुड़ी हुई हैं। किससे? तलवारबाजी से जुड़ी हुई हैं। और याद रख लेना, तलवारबाजी से भी पहली ओलंपियन तलवारबाज हैं। भारत की तरफ से ओलंपिक में पहली ओलंपिक तलवारबाज ये भारतीय बनी थी आपकी। तलवारबाज कौन बनी थी? भवानी देवी बनी थी। कौन? फर्स्ट इंडियन एवर, ठीक है। पहली भारतीय हैं जो तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने, ठीक है। कौन से ओलंपिक में किया था, क्या आप बता सकते हैं? मैं हाल ही में चर्चित कुछ खिलाड़ियों के नाम पूछ रहा हूं आपसे जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार मिला। जैसे सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? ये आगे आने वाले एग्जाम्स में दोस्त मैंने लिस्ट भी आपको दी थी। मैंने कहा था भाई पढ़ के रहना। सुशीला चानू, आर वैशाली हाल ही में बहुत चर्चित रही जब इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। आर वैशाली। ऋतु नेगी बहुत चर्चित रही। ऋतु नेगी का संबंध किस स्पोर्ट से है? नसरीन का संबंध बताइए। नसरीन का संबंध किस खेल से है? नसरीन। और आप ऐश्वर्या प्रताप सिंह का नाम बताइए, किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध किस स्पोर्ट से है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध। और रोसी बिना देवी, क्या बोलोगे? रोसी बिना देवी, इनका संबंध किस गेम से जुड़ा हुआ है? ये अभी 6 की 6 किससे जुड़ी हुई थी आपका? हाल ही में अर्जुन पुरस्कार इनको दोस्त मिला था। तो क्या बोलेंगे भैया, किससे जुड़ी हुई थी बताएं एक बार। तो सुशीला चानू आप कहेंगे भैया हॉकी से इनका संबंध है। आर वैशाली शतरंज से इनका संबंध है। ऋतु नेगी कबड्डी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। कबड्डी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं आपका। और नसरीन किससे जुड़ी हुई हैं? खो खो से जुड़ी हुई हैं। किससे? नसरीन का संबंध दोस्त आपका खो खो से है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह जी का संबंध शूटिंग से है। और रोसी बिना देवी ये किससे हैं आपका? जूडो से जुड़ी हुई हैं। जूडो से बहुत चर्चित रही थी आपकी दीक्षा डागर भी, आपको यदि याद हो, उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। दीक्षा डागर। तो ये 7 नाम आप कभी मत भूलना, उम्मीद करूंगा ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताएं जी, दीक्षा डागर का संबंध किस गेम से है? सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए कि इनका संबंध है भैया जी गोल्फ से। किससे? गोल्फ से इनका संबंध है। कराईकुडी आरमणी भारत के विख्यात वादक हैं। कराईकुडी आरमणी का संबंध किस गेम से है? गेम नहीं, सॉरी, वाद्य यंत्र से है। कराईकुडी आरमणी ये क्या? एक आपका म्यूजिक प्ले करते हैं दोस्त। सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे, क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे संतूर, वायलिन, मृदंगम या फिर सितार से। तो कराईकुडी आरमुनी क्या बोलेंगे? कराईकुडी आरमुनी भैया मृदंगम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सॉरी, किससे जुड़े हुए हैं? मृदंगम से जुड़े हुए हैं। मृदंगम में एक वर्ड आता है दंग, याद रख लेना भैया। भोलेनाथ जी ने, भोलानाथ पाठक, क्या बोलोगे? भोलानाथ पाठक और आपका अमरनाथ मिश्र, मिश्री दे दी अमरनाथ को। क्या बोलोगे? कि भैया तुम अब अमर रहोगे। क्या ऐसी मिश्री दे दी कि तुम ये खा लो। भोलानाथ को अमर, भोलेनाथ जी ने अमर रहने का वरदान दे दिया। किसको? पंडित मदन मोहन को। याद रख लेना, पंडित मदन मोहन को। तो वो तो दंग रह ही जाएंगे ना। आपको दे दे कोई अमर रहने का वरदान, आप भी क्या रह जाओगे? दंग रह जाओगे। ये क्या काम हो गया? क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। संतूर की अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं एकमात्र महिला, बोलेंगे भैया फटाफट से, एकमात्र महिला वादक कौन है? फटाफट से बताइए, एकमात्र महिला वादक कौन है जो संतूर बजाती हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए श्रुति अधिकारी। शैत्य से याद रख लेना, शैत्य से संतूर और शैत्य से कौन? आपका श्रुति अधिकारी है। कौन है जी? श्रुति अधिकारी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वायलिन से नाम बताइए, तो एल शंकर आपका और बाला भास्कर, क्या बोलोगे? बाला भास्कर का संबंध किससे है आपका? तो ये भी वायलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सितार से 2 नाम आप बताएंगे आज, मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा। आपकी तरफ से 2 नाम आने चाहिए, मेरी तरफ के 2 नाम ये रहे, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र। दोनों के दोनों मैं आपको बता चुका था। उमा शंकर मिश्र किससे संबंधित हैं? ये आपका उमा शंकर मिश्र। तो आप कहेंगे भैया जी इनका संबंध सितार से है। क्या बोलेंगे? इनका पंडित रविशंकर, अब सारे साथी लिख रहे हैं
उमा शंकर बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी लिख रहे हैं, बहुत सारे साथी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। आगे नेक्स्ट है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के नर्तक थे? तो पंकज चरण दास, मैंने क्या बोला था आपसे, जितने भी चरण हैं, और चरण नाम से सोचिए कौन कौन से चरण मैंने आपको बताए थे। तो ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्त? क्या बोलेंगे भैया? आदमी उड़ेगा तो भैया चरणों से नहीं उड़ता जाता, जिनके चरण होते पैर, ठीक है, पैरों से क्या है, उड़ा जाता है। तो क्या कहेंगे भैया? हाँ, हमने ऐसा ही कुछ याद किया था कि चरणों से उड़ान उड़ी जाएगी, चरण जो होता है। तो इसमें कौन कौन थे चरण में? एक काली चरण थे, काली चरण, ठीक है, काली चरण पटनायक हैं आपका। और भैया केलू चरण तो कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किससे है? प्रियवंदा मोहंती का संबंध किससे है आपका? आप कहेंगे भैया ओडिसी से संबंधित है। मिनाती दास, देखो पंकज चरण दास, और दास रूट वर्ड भी याद रखो। तो हमको हमेशा रूट वर्ड पकड़ने, दास और चरण, दास और चरण। दास के चरण बांध के रखो, कहीं वो उड़ ना जाए। दास के चरण मतलब पैर बांध कर रखो, कहीं वो उड़ ना जाए, ऐसे याद रख सकते हैं। दास के चरण, ठीक है जी। कथक से कोई एक नाम बताइए। तो मैंने आपको बार बार बताया है, राजेंद्र गंगानी का नाम कभी मत भूलना। राजेंद्र गंगानी किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। भरतनाट्यम की अगर मैं बात करता हूँ, रोहिंटन कामा, क्या बोलोगे? रोहिंटन कामा का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंध है। और सत्रिया से आप बताएं। सत्रिया से मैंने क्या बताया था? सत्रिया से तो क्या बोलेंगे? कोई एक नाम आप बताइए, मुझे आप बता दीजिए। मैंने पहले सेट में आपको बताया था, मैं देखना चाहता हूँ आपकी मेमोरी लाइव है या नहीं। सत्रिया के संस्थापक कौन बताए थे मैंने पहले सेट में, जरा बताएं। सत्रिया से अगर बात करें तो जीवेश्वर गोस्वामी है जी, जीवेश्वर गोस्वामी है आपके। और जीवेश्वर गोस्वामी के अलावा क्या बोलेंगे? प्रदीप चलीहा, क्या बोलोगे? प्रदीप चलीहा, ठीक है, प्रदीप चलीहा बताएंगे जी एक बार। श्रीमत शंकर देव सारे साथियों ने लिखा है, श्रीमत शंकर देव सारे साथियों ने लिखा है, बहुत खूब, बहुत शानदार। नेक्स्ट है जी, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो डांग है उसका संबंध किस स्टेट से है बताएंगे जी? उड़ीसा से है, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक से है? तो डांग का संबंध किससे है बताएं एक बार। डांग का संबंध किससे है दोस्त, एक बार बताएंगे आप लोग। क्या बोलोगे? डांग का संबंध किससे है, बोलें जी एक बार। तो क्या बोलेंगे? डांग का संबंध है जी हमारा गुजरात से। किससे? गुजरात से। एक एक डांस आप भी बताइए गुजरात का जो मैंने आपको बता रखा है। टिप्पाणी, क्या बोलोगे भैया? टिप्पाणी का संबंध किससे है आपका? हुडो का संबंध किससे है? हुडो। भवई का संबंध किससे है? भवई का। आपसे मैं पूछ लूं, अगर जिसको हम पधार भी बोलते हैं या पाढ़र भी कहते हैं, पाढ़र भी कहते हैं, गोपराश आपका किससे है? गुजरात से है गोपराश। और सिद्धि धमाल कहाँ से है? सिद्धि धमाल, कभी मत भूल जाना, अभी दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया। सिद्धि धमाल, क्या बोलोगे? ये गुजरात का है भाई साहब। कहाँ का है? गुजरात का। एक गुजरात का बहुत चर्चित है दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, गरबा। क्या बोलोगे? गरबा। आप कितने साथी बताएंगे कि गरबा हाल ही में क्यों चर्चित रहा? क्योंकि ये दोस्त हमारी 15वीं आईसीएच बन गई। क्या बोलोगे? आईसीएच बन गई। आईसीएच क्या होता है भैया? इंटेंजिबल, क्या बोलोगे? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को हम बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब होता है क्या आपका? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये बन गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है आपका। कौन? गरबा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन? आपका गरबा बन गया है। और किसके द्वारा? अभी यूनेस्को की जो अंतर स्तरीय समिति है उसकी 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूनेस्को की 18वीं बैठक हुई आईसीएच के लिए, ठीक है, किसके लिए? ये अंतर समिति की 18वीं बैठक थी, किसकी? जो चुनती है। तो कभी भी पूछे कौन चुनाव करता है जी? अंतर समिति चुनाव करती है यूनेस्को की। एक आपका क्या बोलोगे? एक आपकी इंटर कमेटी है, वह इसका चुनाव करती है। और 15वीं आपकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है गरबा। कभी मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये भरपूर रहेगा, हर एक जगह आपको दिखेगा। अच्छा मुझे बताएं कि पहली आईसीएच कौन है हमारे देश की? पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन है?
तो आप कहेंगे भैया वैदिक जप है। वैदिक जप और रामलीला भी है आपका। तो वैदिक जप कब की है? 2008 में सबसे पहले। अच्छा मुझे बताइए आप 14वीं ICH कौन थी? तो 14वीं ICH बनी थी आपकी दुर्गा पूजा। क्या बोलोगे? दुर्गा पूजा 14वीं ICH थी, 2021 में चयनित हुई थी। और 15वीं जो चयनित हुई है आपकी ICH, वो हो गया है आपका गरबा डांस। ठीक है, गरबा डांस। और कब? 2023 में। ठीक है, दिसंबर 2023 में। गलती नहीं करनी है। क्या बोलोगे? दिसंबर 2023 में गलती मित्र नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा त्योहार है जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी? 13 अप्रैल 1699 को। क्या बोलोगे? 13 अप्रैल 1699 को। तो आप कहेंगे भैया बैसाखी है तो सब बाकी सिख त्योहार। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और मैं आपको दोस्त ये आपका पंजाब के त्योहार बता चुका था इनके द्वारा। और ये कौन से थे? आपके 10वें गुरु थे। क्या बोलोगे? ये 10वें गुरु थे। कभी भी गलती नहीं करनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खालसा शब्द का अर्थ होता है भाई साहब आपका शुद्ध। क्या बोलोगे? शुद्ध होता है। क्या होता है? खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। अब मैं कुछ गुरुओं से प्रश्न पूछने वाला हूं जो स्टैटिक प्रश्न रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लंगर प्रथा को किस गुरु ने शुरू किया था? लंगर प्रथा यानी कि जो भोजन खिलाया जाता है, इस प्रथा को क्या बोलोगे? गुरु नानक देव ने शुरू किया था। हालांकि स्थायी इसको बाद में किया गया। गुरु नानक देव जो कौन से गुरु थे? पहले गुरु थे। कौन से थे? पहले गुरु थे आपका। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, जो पंजाबी लिखी जाती है, आपने पंजाबी देखी लिखी हुई? गुरुमुखी लिपि, हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो देवनागरी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि को किसने शुरू किया? तो आप क्या बोलोगे? गुरु अंगद देव ने शुरू किया। और गुरु अंगद देव कौन से गुरु हैं? ये दूसरे गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु हैं। आदि ग्रंथ का निर्माण, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, क्या बोलोगे? आदि ग्रंथ का निर्माण कौन से गुरु जी ने किया था? तो आदि ग्रंथ का निर्माण कौन से गुरु जी ने किया था भैया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। मुझे बताइए गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? क्या बोलोगे? गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये 5वें गुरु थे। कौन से थे? ये आपका 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ का निर्माण किया। योद्धा संत उपनाम किसने दिया? क्या बोलोगे? योद्धा संत उपनाम किस गुरु के द्वारा दिया गया? योद्धा संत उपनाम ये हरगोविंद जी के द्वारा दिया गया। और हरगोविंद जी कौन से गुरु थे? ये 6ठे गुरु थे। ठीक है, और आपसे पूछूं आनंदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? क्या बोलोगे? आनंदपुर शहर की स्थापना कौन से सिख गुरुजी ने की? क्या बोलोगे? आनंदपुर शहर की स्थापना कौन से सिख गुरुजी ने की? तो आप बोलेंगे गुरु तेग बहादुर थे। अब मुझे सारा बच्चा बताएगा, जो कमेंट नहीं करता वो भी बताएगा कि तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु थे। तो क्या बोलेंगे भैया? तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। मुझे बताइए गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? कौन से मुगल शासक के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई गई? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा भैया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा ये हत्या करवाई गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के ऊपर। ऊपर लिख दिखाओ, एक बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, सबसे ऊपर और भी ऊपर एक बच्चे ने ऊपर लिखा था यहाँ पर। हाँ, वेरी गुड अंकित चौधरी जी, आपने सबसे पहले आंसर दिया था। वेरी गुड। किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है दिसंबर 2023 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो क्या बोलेंगे भैया? इसका आंसर आएगा आपका प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में है आपका अटल सुरंग। क्या बोलोगे? अटल टनल कहाँ पर है? मुझे बस इसकी लंबाई आप बता दीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में इसकी लंबाई। और ये किसको किससे जोड़ती है? लेह प्लस मनाली मार्ग है। लेह को मनाली से जोड़ने का ये रास्ता है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर है? 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। क्या पूछा जाता है आपसे कि अटल सुरंग कितनी ऊंचाई पर बनी है? 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 9.02 किलोमीटर है। कितना है? 9.02 किलोमीटर है। क्या बोलोगे? 9.02 किलोमीटर है। 9.2 वाले सारे गलत हैं।
देखो 9.2 का मतलब क्या हो गया, 9 किलोमीटर और 200 मीटर, लेकिन 0.02 का मतलब है वो 9 किलोमीटर और 20 मीटर है। 9.2 कभी नहीं लिखेंगे भाई। 9.2 और इसमें पता है कितने का अंतर हो गया, 180 मीटर का अंतर है दोनों में। 9.02 ठीक होगा। आ गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी। तेलंगाना विधानसभा कौन से राज्य के रूप में भी स्थापना हुई थी, ये भी बताएंगे। तो तेलंगाना विधानसभा जो बनी वो हमारी बनी थी 2014 में। क्या बोलोगे, 2014 में। इसकी राजधानी बताइए दोस्त, क्या घोषित की गई, राजधानी इसकी होगी हैदराबाद। और जो भैया आंध्र प्रदेश है फिर उसकी क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी लिखें, क्या हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, सारे साथियों से उत्तर चाहिए। तो क्या बोलेंगे आपका, इसके सीएम बताइए कौन है, अनुमुला जो रेवंत रेड्डी है। क्या बोलोगे, अनुमुला रेवंत रेड्डी कौन है, इसके आपका सीएम है। आप लोग मुझे इसके राज्यपाल भी बताना दोस्त, कौन सी भाषा के लिए था ये तेलंगाना, ये तेलुगु भाषियों के लिए था। किसके लिए, तेलुगु भाषियों के लिए था। तेलुगु भाषियों के लिए तेलंगाना की स्थापना की गई, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा में जो बिल पारित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तेलंगाना विधानसभा के लिए। लोकसभा में जो बिल पारित किया गया, लोकसभा में ये पारित किया गया था आपका कब, 2014 में। क्या बोलोगे, लोकसभा में पारित हुआ था 18 फरवरी 2014 को। और राज्य के रूप में राज्य जो बना आपका, तो राज्य बना ये आपका 20 फरवरी 2014 को। कब बना, राज्य बना 20 फरवरी 2014 को, इसको घोषित कर दिया गया। मुझे बताइए इसमें मैंने कितनी बार आपको बताया था, पुराने छात्र एक बार थम्स अप करना इस बात पे, इसमें राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है। मैंने दिल्ली पुलिस के पेपर से कहा था कि इसकी सीट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, मैंने आपको होमवर्क भी एक बार इसमें दिया था। और विधानसभा सीटें कितनी होंगी, क्या बोलोगे, विधानसभा सीट कितनी होंगी, तो क्या बोलेंगे भैया, ठीक है। तो कितना था आपका, राज्यसभा सीट इसमें 7 था और लोकसभा सीट कितना था, 17 था। और इस तरह से 17 सत्ते क्या बोलेंगे आपका, 17 सत्ते 119 सीट इसमें थी, 119 सीट थी इसमें, ठीक है। और जिले कितने हैं तेलंगाना में, तो आप कहेंगे जिलों की संख्या भैया यहाँ पर 33 है। और विधान परिषद की जो सीट है वो 40 है। क्या बोलोगे, विधान परिषद की जो सीट है वो 40 है। याद है ना, मैंने 6 में विधान परिषद आपको बताई थी, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। कभी गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी। अमरावती जिन दोस्तों ने बताया राजधानी, एकदम से ठीक होगा, अमरावती वाले एकदम से ठीक थे। मुझे बताइए सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस राज्य में है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट। विधानसभा सीटों के बारे में दोस्त आप जानते होंगे कि मिनिमम कितनी होती है विधानसभा सीट, आप कहेंगे मिनिमम भैया विधानसभा सीट 60 होनी चाहिए। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम सीट 500 हो सकती हैं। विधानसभा सीटें मिनिमम 60 होंगी और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, क्या बोलोगे, मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। लेकिन इस स्टैंडर्ड को कौन कौन तोड़ देता है, इस स्टैंडर्ड को तोड़ता है एक तो पुडुचेरी। पुडुचेरी में सीटें कितनी है, पुडुचेरी में 30 सीट है विधानसभा की। सिक्किम में कितनी सीट है विधानसभा की, बोलो एक बार, सिक्किम में कितनी सीट है भैया, सिक्किम में 32 है। गोवा की अगर मैं बात करता हूँ, गोवा और मिजोरम कितनी सीटें हैं बताइए जरा, यहाँ पर 40 हैं। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसीलिए इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसीलिए बनेगा। पुडुचेरी 30 हो गया, सिक्किम 32 हो गया आपका, और भैया गोवा मिजोरम 40 हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें बताएंगे किसमें है, तो यूपी में है आपकी 403 सीट। दूसरे नंबर पर कौन आता है, पश्चिम बंगाल आता है 294 सीटों के साथ में। फिर महाराष्ट्र आता है आपका 288 सीटों के साथ में। और फिर आता है आपका बिहार 243 सीट के साथ में। ये सीटें पता होनी चाहिए टॉप 4 की। प्रश्न बनता है पॉलिटी का बड़ा जबरदस्त, विधानसभा सीटों की घटता हुआ क्रम कौन सा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बताया असम की सीटें और याद रख लीजिए, असम की सीटें और याद रखेंगे तो 126 होंगी। क्या, असम की सीटें 126 होंगी। क्यों भैया असम के ऐसे डिफरेंट तरीके से क्यों याद करा रहे हो, क्योंकि अब देखो आपका इधर देखो पूर्वांचल जो उत्तर पूर्व का मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, कितने बचे, 5 बचे ना। बाकी 5 उत्तर पूर्व में 60 होंगी। क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट जो बाकी बच गया आपका,
नॉर्थ ईस्ट में बाकी राज्य बताइए कौन कौन से बच गए, तो वहां सभी में 60 सीट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, मिनिमम 60 सीट को। तो ये सीटें याद रखनी होती हैं, इसके अलावा कोई सीट याद रखने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। बोलेंगे भैया कौन कौन बच गया, जैसे मैं बात करूं मेघालय में कितनी सीटें होंगी, तो आप क्या कहेंगे मेघालय में कितनी सीट होंगी भैया, 60 उत्तर आएगा। त्रिपुरा बोल दूं मैं आपसे मणिपुर बोल दूं तो आप क्या बोलेंगे भैया 60 सीट होंगी। मैं आपसे अरुणाचल प्रदेश बोलूंगा तो आप कहेंगे 60 सीट होंगी। कितनी होंगी, 60 सीट होंगी, कभी गलती नहीं करनी है। नागालैंड बोलूं तब भी 60 सीटें होंगी। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्य विधानसभा में, बोलेंगे क्योंकि दोस्तों राज्य विधानसभा क्या होता है, आपका विधान परिषद उच्च सदन है, ये आपका लोअर हाउस होता है, ये आपका निम्न सदन होता है। क्या होता है ये आपका, ये मित्र आपका निम्न सदन होता है। और निम्न सदन के लिए योग्यता क्या चाहिए आपका, कम से कम 25 वर्ष, क्या बोलोगे, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलोगे, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, मतलब मंत्री नहीं है, और मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा एक पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है, विधेयक को हम क्या कहते हैं। देखो हम विधेयकों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे बताइए धन विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है। और अगर मैं बात करूं आपसे वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है, क्या बोलेंगे, जो वित्त संबंधी मामलों के लिए, तो इसमें आर्टिकल 117 ए और सी आते हैं। और इसमें क्या आएगा आपका, धन विधेयक को किस में बताया गया है, 110 में बताया गया। 108 लिख रहे हैं कुछ दोस्त, 108 में ज्वाइंट मीटिंग है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन है 108, गलत उत्तर नहीं देना है, ठीक है। 112 जिन्होंने लिखा, 112 में मित्र बजट है। अच्छा, अगर कोई मंत्री नहीं है तो इसको बोलते हैं हम निजी विधेयक, प्राइवेट बिल होता है। और ये किसके खिलाफ आता है, ये विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करने के लिए होता है, ठीक है। कोई भी लाएगा इसको विपक्ष के लिए लाता है, तो क्या इसका टारगेट होता है, याद रखना इसको हमेशा, विपक्ष की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए होता है। और इसके पारित होने के बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये पारित हो पाए, बहुत कम चांस होता है, ठीक है। और अगर ये पारित भी नहीं होता तो इसका सरकार पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है, इलाहाबाद के स्तंभ पर उस अभिलेख को हम कहते क्या है, पहले तो हमको ये जानना है। तो हम कहेंगे भैया उसको हम बोलते हैं आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसने लिखा भैया, ये तो लिखा हुआ है आपका, किसके द्वारा लिखा गया, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपका, ये किसके लिए है दोस्त आपका, ये हरिसेन द्वारा लिखा गया है, हरिसेन द्वारा। किस भाषा में लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे भैया इसको संस्कृत में लिखा गया है। किसमें, संस्कृत में लिखा गया है, किसमें, संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, इसको संस्कृत में लिखा गया है। और किसके बारे में बताता है, ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। भारत का नेपोलियन जिसको हम कहते हैं, बताइए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, हु सेड नेपोलियन ऑफ इंडिया टू समुद्रगुप्त, किसने कहा था, तो आप कहेंगे भैया विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया था, उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया था, तो आप कहेंगे उत्तर भारत के 9 राजा। और दक्षिण भारत के कितने राजाओं को, तो आप कहेंगे 12 राजाओं को हराया था। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने हराया था। इसके लिए क्वेश्चन बनता है जो बड़ा कंफ्यूज करता है, कहता है कि सभी आटविक राजाओं, तो ये जो राजा थे आटविक यानी वन संबंधित राजा थे, सभी आटविक राजाओं को किसने हराया था, आटविक राजाओं को हराया। अच्छा, समुद्रगुप्त को और क्या क्या उपाधि मिलती हैं जरा बताएंगे। जैसे भारत का नेपोलियन बोलते हैं, परम क्रमांक बोलते हैं, परम क्रमांक। समुद्रगुप्त को के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा जाता है आपका परम भागवत, इसको भी कहा जाता है परम भागवत, ठीक है। और आपका काच कहा जाता है, किसको, काच, इसी को कहा जाता है लिच्छवी दोहित, इसी को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र, इसी को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान है उन्हीं को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा है। ये क्या है, तो याद रख लेना, ये आपका विजय अभियान इसमें लिखे गए हैं। और विजय अभियान वो किसके हैं, क्योंकि दरबारी है आपका किसका, समुद्रगुप्त का दरबारी है हरिसेन। क्या बोलोगे,
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है आपका हरिशेन, तो उसी की प्रशंसा उसने लिखी, कभी गलती ना करें। आगे आएंगे भैया, इसको त्रिसमुद्रपति भी कहते हैं। बहुत ठीक आपने लिखा है दोस्त, बहुत शानदार, वेरी गुड। पूजा, दीपेन, यादव जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आएंगे, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रतन जड़ित सिंहासन को द्वारा साधिकार किया गया था। भैया हिट एंड रन केस को समझाइए ना। हिट एंड रन केस के बारे में छोटी सी बात आप जान लीजिए। देखो पहले क्या था, पहले ये था कि आपसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, पहले आप किसी की मदद करते थे तो भी आप मतलब मुकदमा उसी तरह का बनता था, आप उसको अस्पताल भी ले जाते थे तो सेम मुकदमा था और बाद में कार्रवाई सेम। लेकिन अभी क्या कर दिया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप किसी भी, अगर आपकी गाड़ी से किसी की टक्कर भी होगी तो आप उसको अगर ले जाएंगे हॉस्पिटल और सामने वाला आरोप भी आपके ऊपर लगाएगा, तब भी आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जैसे बोलते थे ना हम पहले, तो अभी क्या हो जाएगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, गैर जमानती अपराध नहीं रहेगा, यानी वो जमानती अपराध अब रहेगा। अगर सामने वाला आपको फंसाना भी चाहेगा तब भी आप जमानत के रूप में आ जाएंगे। तो लेकिन आप किसी को लेके जाए तो वीडियो बना ले, भैया मैं लेके जा रहा हूँ ना, उस तरह से। कभी पता चले आपके पास प्रूफ ही नहीं है, सामने वाला कुछ और कह दे। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को द्वारा साधिकार किया गया था। कौन बैठा था इस मयूर सिंहासन पर? देखो देखने में आपको एक कुर्सी सी लगती होगी, लेकिन मयूर सिंहासन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया एक कमरे के बराबर साइज का है, एक कमरे के बराबर साइज का है। इसकी अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो इसकी लंबाई थी, क्या बोलोगे, इसकी जो लंबाई थी और ऊंचाई भी आप देख ही रहे होंगे इसकी, वो 13 गज थी। कितनी? 13 गज थी इसकी। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, इसकी 2.5 गज इसकी चौड़ाई थी, 2.5 गज इसकी चौड़ाई थी। मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं 5 गज। अब एक गज में 3 फुट होते हैं, सोचो 15 फीट का है वो। चौड़ाई देखोगे आप 3 फीट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आपका 7.5 फीट चौड़ा होता है, और लंबाई देखोगे तो उसकी 13 गज है। 13 गज का मतलब 40 फीट से ज्यादा बनेगा। 3.3 का मल्टीप्लाई करोगे तब बनेगा। सोचो कितना बड़ा होगा वो। तो ये क्या है, मयूर सिंहासन। कौन बैठा था इस पर? शाहजहां। शाहजहां का शासन काल सारे साथी बनाएंगे, शाहजहां का शासन काल सारे साथी बनाएंगे। क्या बोलेंगे? शाहजहां का शासन काल सारे साथी बताएंगे कब से कब तक है। इसी को हम नाम देते हैं तख्ते ताउस। ठीक है, तख्ते ताउस सुना है आपने कभी? तख्ते ताउस इसी के पिछले हिस्से में था। किसके? मयूर सिंहासन के। क्या बोलोगे? इसी के पिछले हिस्से में था, पिछले हिस्से में था तख्त ए ताउस। क्या बोलोगे? तख्त ए ताउस। ठीक है, और नाचते हुए कितने मोर हैं जरा फोटो में देखिए। एक बार प्रश्न पूछा गया कि मयूर सिंहासन में नाचते हुए मोर की संख्या कितनी है? क्या बोलोगे? नाचते हुए मोर इसमें आपका 2 हैं। ठीक है, 2 हैं। भारत में एक विदेशी आक्रमणकारी आया जिसका नाम था नादिर शाह। क्या? नादिर शाह भारत कब आया जरा बताएं। नादिर शाह, जिसको हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किसका? जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है ना, ये ईरान का नेपोलियन है। ईरान का नेपोलियन भारत पर कब आया था आक्रमण करने? जब ये कोहिनूर और ये तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को ले गया। तो मयूर सिंहासन को ले गया तो 1739 में इसने आक्रमण किया था। बहुत पूछा जाता है। तो 1739 में इसने आक्रमण किया था। इसी का वंशज था अहमद शाह अब्दाली। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था दोस्त आपसे। ठीक है, क्योंकि इसकी मौत के बाद में सारी शक्ति उसके पास पहुंच गई थी। 1748 में मर गया था नादिर शाह। तो शाहजहां का शासनकाल सबका लिख दो। अकबर का बताओ। अकबर 1556 से 1605। ये रिवाइज करते रहा करो, आजकल बहुत पूछा जाता है शासनकाल। ये भी 49 वर्ष 1658 से 1707 है। शाहजहां 1627 से 1658 है आपका। और हुमायूं आपका क्या बोलोगे भैया? 1530 से लेकर के 1530 से 40 था आपका। और फिर एक वर्ष के लिए बना था ये 1555 से 56 तक, जब सरहिंद का युद्ध लड़के वापस आया था। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? इसी क्लास में मैंने प्रार्थना समाज का स्ट्रक्चर आपको बताया। आज आपकी बारी है। क्या बोलोगे? आज आपकी बारी है कि आप एक आंसर करके मुझे बताएंगे कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो भैया बाल गंगाधर तिलक का क्या संबंध है? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और गोविंद रानाडे। बिल्कुल भैया, मुंबई में स्थापित हुआ था आपका 31 मार्च आपका 1867 को। आपका कहाँ पर? मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित हुआ था। और इन तीनों लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का इससे संबंध नहीं है। क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक का कोई संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट जी।
आपका बाह्य ऋण के संदर्भ में एसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपसे कह दिया है दोस्त, इस बात को याद रखें। या तो आप पूरी इकोनॉमिक्स को रटते रहिए, या आज के एसएससी के पैटर्न के हिसाब से आप फुल फॉर्म्स को 50% सिलेबस मान लीजिए कि फुल फॉर्म आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करनी है। तो ईसीबी क्या होता है? देखो, ईसीबी की बात करें आपका, वो क्रिकेट का भी है। ईसीबी आपका इंग्लैंड इंग्लैंड एंड जो वेल्स है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्रिकेट भी है आपका। वो क्या बोलोगे? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी है वो आपका। लेकिन ये ऋण के बारे में पूछ रहा है। ऋण का मतलब है आपका किसके बारे में? आपका अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो ईसीबी क्या होगा? एसेंशियल कॉमन बोरोइंग्स होता है आपका, ये एक्सटर्नल कॉमन बोरोइंग्स होता है। या बाह्य रूप से आपने जो दोस्त आपका क्या बोलेंगे, आपका एक कॉमर्शियल बोरोइंग ले ली है, यानी कि एक आपने क्या ले लिया है? एक उधार ले लिया है। क्या ले लिया है? बाह्य ऋण ले लिया है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। ऐसे ही एवीसी आप मुझे बताइए, अर्थव्यवस्था के संबंध में एवीसी। जीवीए क्या होता है? जीवीए आप मुझे बताइए। एनवीए बताइए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। आरटीएस क्या होता है? आरटीजीएस नहीं है, आरटीएस है। टीएफसी क्या होता है? टीएफसी क्या होता है बताएंगे जी। गजब सा उत्तर आए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 5 में से कितने उत्तर बता पाते हैं देखेंगे। तो ये क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है अर्थव्यवस्था के संबंध में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। और जीवीए क्या होता है? आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है आपका। एनवीए होता है आपका नेट वैल्यू एडिड। क्या बोलोगे? नेट वैल्यू एडिड होता है आपका। और आरटीएस क्या होता है? रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलोगे? रिटर्न्स टू स्केल होता है आपका। और टीएफसी क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। दोस्त आज जीडीपी वगैरह के अलावा जो बाकी टर्म्स हैं, इन सब से क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे, आगे चलेंगे दोस्त। बहुत शानदार। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसकी वजह से शरीर में पाचन हो पाता है? क्या हर्ट की वजह से होता है? हर्ट होता है रक्त परिसंचरण के लिए। किसके लिए? ये होता है आपका ब्लड फ्लो के लिए। इस काम को करता है, ब्लड फ्लो का काम कराता है। आमाशय ग्रंथियां होती हैं हमारा दोस्त किस बात के लिए? पाचन के लिए। और इसमें होती हैं ऑक्सीनेटिक ग्रंथियां। कौन सी? कभी भी पूछे कौन सी ग्लैंड होती है इसमें? ऑक्सीनेटिक ग्लैंड होती है। और ऑक्सीनेटिक ग्लैंड जो होती हैं आपका, इन्हीं को हम बोलते हैं फव्वारा कोशिका। फव्वारा कोशिका, जिनमें क्या आपका पाया जाता है? जैसे कि आमाशय ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है आपका? पाचन में मदद करता है। क्या करता है? पाचन में दोस्त मदद करता है। कभी भी गलती नहीं करनी है। मतलब पेट के, अगर आप देखें ना, पेट के 80% में आपका फव्वारा कोशिकाएं या ऑक्सीनेटिक ग्रंथि ही पाई जाती हैं। वृक्क का काम बताइए, किडनी का काम बताइए। क्या करता है किडनी आपका? बोलेंगे फटाफट से। किडनी क्या करती है आपका? ब्लड को प्यूरिफाई करती है। क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड को क्या करती है आपका? शुद्ध करती है, खून को शुद्ध करती है। और टॉयलेट पर नियंत्रण कौन रखता है? पेशाब पर नियंत्रण कौन रखता है आपका? वो आप कहेंगे भैया वृक्क रखता है, किडनी रखती है। हाथ का कार्य खाना खाना, लिखना और भी बहुत सारे कार्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं, किस में दिखते हैं बताएंगे एक बार फटाफट से। गजब तरीके से उत्तर आना चाहिए। किस रोग में आपका बताएंगे लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? कि लार ग्रंथि जो है हमारी सलाइवा की जो ग्लैंड है, वो सूज गई हैं। वो सूज गई हैं तो क्या बोलेंगे भैया? कंठमाला गलगंड रोग होता है। कलकंठ क्या होता है? कि यहाँ पर एक माला के जैसी बन जाती है। तो कंठ पर माला, कंठ बोलते गले को, गले पर माला के जैसी बन जाती है। मोतियाबिंद का संबंध किससे है? ये आईज से है, आंखों से है। मोतियाबिंद का संबंध किससे है? ये आंखों से है। अच्छा, एक रोग होता है गला फूलना, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। गला फूलना होता है आपका घेंगा। क्या बोलोगे? घेंगा। किसकी कमी से होता है घेंगा रोग बताइए? तो आप बोलेंगे घेंगा होता है भैया आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। और गला फूलने का मतलब होता है किसमें सूजन आ गई है? जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में क्या आ गई है? सूजन आ गई है, इसलिए। ठीक है, इसलिए आपका क्या होता है? वो गला फूलता है।
तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? मैंने इसी सेट में आपको बताया था तिरुवल्लुवर कौन है, जरा बताएंगे। तो तिरुवल्लुवर एक आपका ऋषि, एक कवि भी हैं आपका, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तमिल भाषा का। कौन सा ग्रंथ लिखा है तमिल में इन्होंने? तो तिरुवल्लुवर का याद है, मैंने आपको बताया था तिरुकुरल। क्या बोलोगे? जिस दिन मैंने आपको शिल्पाधिकारम के बारे में बताया था, तिरुकुरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये कहाँ पर आपका, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या ब्राजील? तो कहाँ पर? फ्रांस में ये इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है, फ्रांस में। देखो तिरुकुरल ना याद रख पाओ तो सिर्फ कुरल नाम से भी पूछी जाती है रचना, सिर्फ कुरल भी याद रख लीजिए तो काम काफी होगा। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? टॉप 10 ट्रेंडिंग में इकलौते भारतीय कौन आए हैं आपका? तो क्या बोलेंगे? विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा या मोहम्मद शमी? शुभमन गिल आए हैं 9वें नंबर पर। क्या बोलोगे? 9th नंबर पर आए हैं। और शुभमन गिल की उपलब्धियां भूलना मत, वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक इन्होंने बनाया। किस देश के खिलाफ बनाया आप बताएंगे? सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में इन्होंने दोहरा शतक बनाया। दिल्ली पुलिस के टाइम के तैयारी करने वाले बच्चे जानते होंगे, मैंने क्वेश्चन लिखाया था कि ओडीआई में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाले किसके? वर्सेस न्यूजीलैंड। किसके? न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। दूसरा, आईसीसी रैंकिंग में, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे कम उम्र के, नंबर 1 पर, नंबर 1 पर सबसे कम उम्र में पहुंचे हैं, सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में ये पहुंचे हैं आपका। और याद रख लेना, जो फर्स्ट आया रैंकिंग में, फर्स्ट रैंकिंग किसकी आई है आपका? तो फर्स्ट रैंकिंग आई है आपका दमार हैमलिन की। दमार हैमलिन आपने सुना है, आजकल बहुत चर्चित हैं। और ये क्या है आपके? यूएसए के एक फुटबॉल प्लेयर हैं। कौन है? यूएसए के एक फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही टीम सर्चिंग की एक लिस्ट जारी की गई। जैसे ये तो हो गई खिलाड़ी की, तो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली टीम कौन सी है? सबसे ज्यादा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली, सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली टीम, तो क्या बोलोगे आपका? वह एक फुटबॉल की टीम है और नाम है इंटर मियामी फुटबॉल। क्या बोलोगे? इंटर मियामी फुटबॉल। कहाँ की है इंटर मियामी फुटबॉल? किस देश से संबंध है, पूछा जा सकता है आपसे। तो आप कहेंगे यूएसए से। और जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो कौन से नंबर पर रही? इंडियन क्रिकेट टीम का कौन सा स्थान रहा? तो आप कहेंगे 9th रहा। कौन सा? 9th रहा। अच्छा, फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की खिलाड़ियों की, उसमें सबसे रिचेस्ट कौन सा प्लेयर है, बता सकते हैं? ये शायद कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते होंगे कि सबसे भैया सबसे अमीर खिलाड़ी कौन है? तो आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। सर जीएस निधि बुक कब तक आ जाएगी? दोस्त जब आपने ऑर्डर किया था उसके 5 से 6-7 दिन तक मैक्स डिलीवरी आपका पहुंच जाती है वहां पर स्टोर पर। उसके बाद डिलीवरी बॉय कितना टाइम लेता है? 1 to 2 डेज भी ले लेते हैं। आप अगर आप दूर है तो 3 दिन तक भी लग सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप मान के चलिए उसमें 9-10 दिन का टाइम रहेगा जब आपने वो ऑर्डर किया। आज ऑर्डर करोगे तो आज से काउंट कर लेंगे उसको, तो इतना टाइम लगता है ना। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? अभी बहुत चर्चित रहे खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स, बोलेंगे भैया किसने आपका सबसे ज्यादा पदक? हरियाणा ने। हरियाणा के कितने मेडल रहे आपका टोटल भैया? 105 मेडल रहे हरियाणा के। और पूरी मेडल टेबल याद रख लेना, क्योंकि अभी आपका बहुत चर्चित रहे कि 40 गोल्ड आपका, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज जीते हैं हरियाणा ने। क्या बोलोगे? 26 ब्रॉन्ज जीते गए हैं। आयोजन इन गेम्स का हुआ था नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो सेकंड प्लेस पर रहा आपका उत्तर प्रदेश। क्या बोलोगे? सेकंड प्लेस पर रहा यूपी आपका। 61 या 62, कोई एक पदक, 62 है शायद, 62 पदक है। इसको दोस्त एक बार देख लेना टोटल, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शायद यूपी के या तो 61 या 62, एक बार मैच कर लेना। आई थिंक सो 62 है, 62 श्योर है जहाँ तक है। तो कितने हैं आपका? 62 पदक आपका उत्तर प्रदेश के रहे, ये याद रखेंगे। इसका जो दोस्त आपका उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो शुभंग के उद्घाटन जो किया आपका, उद्घाटन किया अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने किया। और आपका जो इसमें शुभंकर रहा वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। और देख लेना आप, उज्ज्वला, उज्ज्वला एक गोरैया। क्या बोलोगे? उज्ज्वला एक गोरैया जो इसमें क्या बनी आपका? शुभंकर बनी। कौन बनी इसमें? शुभंकर बनी, ठीक है।
वो इसमें शुभंकर बनी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कौन बनी? वो इसमें शुभंकर बनी। कभी उज्ज्वला, सारे साथियों का उत्तर आया। आगे आएंगे भैया, आगे आएंगे। ये है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2023 में हुए हैं, एक बार फोटो ले लेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 12वां हिंदी सम्मेलन आपका फिजी में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल में क्या हुआ था आपका, 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्त बताएंगे? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए विश्व हिंदी दिवस। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था आपका। ये पहला सम्मेलन था। ये भी बहुत पूछा जाता है हिंदी दिवस की वजह से। ठीक है, और 12वां आपका कहाँ पर? फिजी पर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम सम्मेलन भोपाल में। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 2023 न्यूयॉर्क में आपका। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये मैंने आपको बताया, क्या बोलोगे? दक्षिण अफ्रीका में। क्या बोलोगे जी? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपका? और दोस्त अगला कहाँ पर होगा? मैंने आपको बताया था, बताइए जरा। तो अगला कहाँ पर होगा साउथ अफ्रीका के बाद में? क्या ब्राजील में होगा? यस और नो? 2024 में क्या ब्राजील में होगा? सिर्फ यस और नो लिख दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप जानते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28 मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुबई UAE में COP28। ठीक है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका फरीदाबाद में हुआ। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए दोस्त। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्त, हमेशा होमवर्क का जवाब दें। ठीक है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और आप में से जो साथी यूपी पुलिस का एग्जाम भी जिनका है, ठीक है, उनके लिए दोस्त मैं बता दूं, आज शाम 6 बजे से मैं सिर्फ 20 क्लास लेकर के आ रहा हूं हिंदी के लिए। उन 20 क्लासेस में वो लगभग आपके 34-35 चैप्टर हैं, वो हम समाहित कर लेंगे। तो जिन किसी का भी हिंदी का पेपर है, ये SSC GD के जो साथी हैं जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक लिस्ट मैं आज जारी करूंगा 6 बजे, वो आप देख लेना आपके काम के चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर लगा लीजिएगा आप सारे लोग। और यूपी पुलिस वाले साथी हर रोज सिर्फ वो 20 क्लास कर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके भाई का प्रॉमिस है, आप 36 नहीं 35 नहीं, आप पूरे 37 करके आओगे। ऐसा नहीं 35+, क्योंकि एक हिंदी में मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। और उस सब्जेक्ट को कमजोर मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप ऐसा हो सकता है कि वहाँ 30 रह जाएं और आप GS में अपना स्कोर बढ़ाने के चक्कर में रह जाएं, तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा एफर्ट हिंदी पर डालना, क्योंकि वहाँ 37/37 की श्योरिटी है। तो उसके लिए हर रोज शाम 6 बजे आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर मेरे साथ। मैं एक दिन में एक चैप्टर उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसी में आपको थ्योरी भी समझाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू, नमस्ते। अरे भैया, आपने तेलंगाना की स्थापना गलत लिख दी है। मैं तेलंगाना देख लेता हूँ एक बार, 2014 होनी चाहिए भाई। मैंने तेलंगाना की स्थापना क्या गलत लिख दिया है? एक बच्चे का कमेंट मैंने आपसे अभी देखा, वो बच्चा बोल रहा है तेलंगाना की स्थापना हमने गलत लिख दी है। तेलंगाना की स्थापना लोकसभा पारित राज्य आपका। अरे भाई, स्थापना दिवस तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है, डेट ईयर लिखा है, वो लोकसभा का है। लोकसभा में उसको स्वीकृति मिली है। ठीक है पूनम जी, ऐसे ही मत लिखा करो भाई कुछ भी प्लीज। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल, टेक केयर।